सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। कल हमने देखा कि नए सदर अमेरिका के 47वें सदर बतौर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जेडी वैंस ने बतौर वाइस प्रेसिडेंट हल्फ उठाया और पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में जो सबसे पहला एक्शन था वो ये था कि 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। सबसे अहम बात ये हुई कि जो उनकी स्पीच हुई उसमें उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें की और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि पॉपुलर कमेंट्स कहना चाहिए, और वो सारी बातें जो उनके मंशूर में शामिल थी और बड़ी पावरफुल स्पीच थी और एक लंबी तकरीर थी और सब देख रहे थे कि कैसे सारी चीज़ें बड़े ऑर्डर के साथ डोनाल्ड ट्रंप को याद थी और वो इसको फॉरवर्ड लेकर चलते रहे। चाहे फिर उन्होंने बार बार वो ये कहते रहे कि जी अमेरिका को हमें दोबारा ग्रेट बनाना है, हमें अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करनी ही है, हमें दूसरे मुल्कों से जो हम चीज़ें लेकर आते हैं उनके ऊपर टैरिफ आयद करना है, हमें अमेरिका की इकॉनमी को बेटर बनाना है। किस तरह फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए इमिग्रेट रेड जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, मिलियंस और मिलियंस को हम वापस भेजेंगे। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि मेरे जो हाशमानी केस थे, दीगर केसेस उनके खिलाफ चलाए गए हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि ये केसेस किस तरह से मेरे खिलाफ की गई, एक इंतकामी कार्रवाई की गई। और फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की है मैं उस इंतकाम उनको माफ़ करता हूँ और मैं इसको आगे अब पुष्ट पीछे फेंकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला हो और सबको इंसाफ के तकाजे जो हैं वो तमाम तर पूरे हों। और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से इसको देखा गया, इस हल्फ बर्दारी को और उसके बाद उनकी तकरीर को, उसमें ढूंढने की कोशिश की गई कि क्या पाकिस्तान अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान के साथ क्या हमारे अमेरिका के रवाबित अब उस तौर के नहीं होंगे, और अगर पाकिस्तान उनको आगे लेकर चलना चाहता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। फिर एक कहीं ना कहीं खटका भी लगा रहा कि पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट अमेरिका में मौजूद है तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या उसके ऊपर भी टैरिफ आयद हो जाएगा, और उसके लिए फिर किस तरह से लेकर चलना है, पाकिस्तान को क्या करना होगा। कल बोल न्यूज़ की बोल अमेरिका में खसूसी ट्रांसमिशन आपने देखी कल और परसों, इसके ऊपर बड़े बड़े तबसरे और तज्जिए और ज़बरदस्त जो हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद रहे और हम इस बारे में आपके साथ शेयर करते रहे। उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज उसका फॉलोअप ज़रूर ले लेते हैं कि भाई फॉलोअप है क्या हो रहा है, आगे क्या सोचा जाए, क्या वाकई पाकिस्तान का कोई फ्यूचर एज सच नज़र नहीं आता या पाकिस्तान को उसके लिए कोशिशें करनी होंगी। तलत वज़ार साहिब हमारे साथ मौजूद है, बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं और हमारे साथ तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार फैज़ुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तलत साहिबा आपकी जानिब मैं पहले आ जाती हूँ। ये बताइएगा कि कल जो तकरीर की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए कि बहुत सारी बातें उन्होंने की। पहला सवाल मेरा आपसे यही बनता है कि इतनी सारी बातों में हम ऑब्वियसली पाकिस्तान के मामले पर भी आएंगे, डू यू रियली फील कि वो सारी चीज़ें उनके लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर सकते भी हैं, या ये वो सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने मंशूर में शामिल कर ली थी और ये इतनी पॉपुलर बातें हैं, लोग अट्रैक्ट इतने होते हैं, इकॉनमी का जो हाल है अमेरिका में, तो लोगों को इस तरह की बातें कानों में सुनने को भली लगती हैं। हाँ, मेरा ख्याल है, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम को खुश कर सकती हैं और उनके इलेक्शन का मतलब ये उनके पॉपुलर बनाने के लिए ये डिमांड्स रखी गई थी और उसका सही असर हुआ उनके लिए और वो इलेक्शन जीत गए। मगर जब मैं उनकी तकरीर सुन रही थी तो मुझे वो कुछ विशफुल थिंकिंग टाइप की चीज़ लग रही थी कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने ये पॉइंट उठाया कि आया वो ये वाकई कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी वो बातें कही हैं जो वो करना चाहते हैं और जो अवाम सुनना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ब्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मुझे ये भी याद है कि पिछली बार जब ट्रम्प पावर में थे तो यूरोपियंस उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे। मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था इटालियन स्कॉलर से और मुझे ये महसूस हुआ था कि यूरोपियंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, और उसके बाद बाइडन आ गए तो वो फिर
बात वहां पे खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये फिर आए और इन्होंने कई एक बयानात ऐसे दिए जिससे मेरा ख्याल है कि यूरोपियंस को फिर खतरा, मतलब थोड़ी वो तशवीश जो पैदा पास्ट होगी। है, जो पास्ट का रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, मेरे ख्याल में वो उन्हें शायद अनकंफर्टेबल जी हाँ। करता है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि यूरोपियंस को डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये बराबर कह रहे हैं कि यूरोपियंस अपने डिफेंस पे कम खर्च कर रहे हैं और अमेरिका पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। सही फ्रांस आपको पता है एक आर्म्स प्रोड्यूसर है। सही। तो वो ये कह रहे हैं कि यूरोपियंस को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, और अगर वो सारा का सारा हम खर्च कर दें अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदने में, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, अमेरिका के लिए फायदा होगा। तो हम अपने पैरों पे खड़े, और यूरोप के पास टेक्नोलॉजी भी है, यूरोप में बड़े बड़े आर्म्स प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो ये भी एक टिफ का पॉइंट होगा अमेरिका और यूरोप के दरमियान। और मेरा ख्याल है ये इसका कोई जिक्र नहीं था इस टॉक में, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है। ठीक है फैज, द थिंग इज कि कल हमने देखा सबसे पहले माफ़ी मिलती है कैपिटल हिल वालों को, और ये कोई 1600 बंदा होता है जिसको माफ़ी मिल जाती है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, व्हेन हम पाकिस्तान की सियासत से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अलग लगता नहीं। हम देखते हैं जो बाइडन ने अपने बेटे को भी माफ़ किया। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आर वी लुकिंग एट व्हेन वी से कि जी अमेरिका के अंदर क्या टर्न ले रही है पॉलिटिक्स? बिकॉज हैव वी बीन सीइंग दिस इन पास्ट एज वेल, या ये अब भी हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये इस लेवल की पार्डन्स जो हैं वो पहले एक ही दिन, आप ये देखिए कि इत्तेफाक की बात ये है, बल्कि एक तारीखी बात है कि बाइडन साहब ने भी अपना दिन यानी 20 जनवरी का दिन पार्डन से ही शुरू किया। उन्होंने अपनी फैमिली को पार्डन कर दिया, अपने 2 भाइयों को, अपनी बहन को और उनके स्पाउसेस को। इसके बाद जब जैसे ही उन्होंने हल्फ लिया हमारे ट्रंप साहब ने, फिर उन्होंने तो एक लगातार एक कतार लगा दी और तकरीबन ओवर 100 उन्होंने साइन किया, और बहुत ही एक मीनिंगफुल और बहुत ही सब्सटेंशियल, और मैं समझता हूँ कि बहुत से हिस्टोरिक उसमें पार्डन्स उन्होंने दी हैं। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो जारी किए हैं उसका भी ज़ाहिर है कि बहुत ही एक इम्पैक्ट होगा आइंदा आने वाले दिनों में। ग़ालिबन दुनिया का भी कोई पहला हुक्मरान ऐसा होगा कि जिसके खिलाफ इतने सारे 34 केसेस में उनको, और बहुत ही सीरियस केसेस में बाकायदा सज़ा हो चुकी है न्यूयॉर्क में। अच्छा, अब आइए देखिए, अब इनके बारे में ये जो सब मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, तब कहा यह जाता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, नॉन सीरियस हैं, जो चाहे कह देते हैं, जो चाहे कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता यह है, कल की तकरीर तलत वज़ारा साहब ने भी जो बातें की, बेशक दुरुस्त बातें हैं, लेकिन उसमें मैं इजाफा ये करना चाहता हूँ कि अगर आप ये देखें कि उनकी जो लाइन है और जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो लगता है कि बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर हेडेड। उनके जहन में एग्जैक्टली मालूम है कि उनकी बेस कौन है, उनको वोट्स कहाँ से मिले हैं, और वो जा किस तरफ रहे। मिसाल के तौर पर कल के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, वो सारे के सारे उनके अपने वोटर्स को पे बैक था। यानी जो रिपब्लिकन पार्टी की जो बेस है, जिन्होंने उनको वोट दिया, और फिर जनवरी 6 पे जो हमले हुए थे, तो उन तमाम लोगों को क्या कहते हैं, बैक जुम्बिश कलम, सबको माफ कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि वो टिकटॉक का मामला, उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक पे इसलिए पाबंदी लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इससे वोट मिले हैं, मुझे जवानों पे एक्सेस मिली है, नौजवान लोगों। 2016 में जो इनकी कैंपेनिंग थी, he was against TikTok, he was against anything that's coming from China. बिल्कुल। अच्छा, अब एक और पॉइंट है अहम, उनसे जब पूछा गया कि अब आप किस मुल्क का दौरा करेंगे, पहला तो उन्होंने कहा थी जो ट्रेडिशनली तो यूके का दौरा होता है, लेकिन पिछली दफा मैंने सऊदी अरब का किया क्योंकि उन्होंने मुझे $450 बिलियन की प्रोडक्ट्स हमसे खरीदी और उन्होंने वो पैसे खर्च किए। तो अभी भी अगर वो मुझे $500 बिलियन दें तो मैं दोबारा सऊदी अरब जाऊंगा। तो बिल्कुल ही इज वेरी क्लियर हेडेड, एग्जैक्टली उनको मालूम है वो कर क्या रहे हैं। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज हियर फॉर द बिजनेस। मतलब एक जो टॉप मोस्ट बात वो कह रहे हैं कि भाई मैंने इकोनॉमिकली अमेरिका को साउंड करना है, वापस उस जगह पे लेकर आना है जो मकाम उनका था। मेरे ख्याल में वो उस बारे में बहुत ज्यादा फोकस है।
पैसा पैसा पैसा, ही इज ऑल अबाउट मनी। एंड आई थिंक ये जो वो बात है ना, वो जो लोग फंसे हुए इकोनॉमिक मसलों में, मेरे ख्याल में उनको ये प्लीज करती है बात। तलत साहिबा आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या सोचा जाए, अब क्या होगा। हमने बहुत सारे वक्तों में पाकिस्तान ने अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है, वो हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते आए। Where are we standing right now? अभी रिसेंटली चंद बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा, उनके मैं नाम भूल रही हूँ, एक ऑफिशियल ने, कि पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है लेकिन हमारा एलाय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले, ये जरा मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं तलत साहब, इसी एक्चुअली जो हमारे व्हाइट हाउस के कर्बी साहब, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो थे, जॉन कर्बी साहब, एडमिरल जॉन कर्बी, उन्होंने ये कहा था और एक ऑफ द कर्व रिमार्क था उनका, लेकिन जाहिर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अब जा चुका है। मैं सिर्फ ये लेकिन ये थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग अभी भी मौजूद है, इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो लोग इंडिया को तरजीह देता है, यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को नहीं। और उसकी कोई वजह होगी ना तलत साहिबा, उसकी कोई वजह होगी ना। इंडिया बड़ी मार्केट है, तो वो समझते हैं कि इंडिया में हमारी माशी लिहाज से, इंटरेक्शन से हमें फायदा होगा। लेकिन अक्सर वो हमें एंगेज रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में। अगर आपने वो किताब नजर से गुजरी होगी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, ताकतवर है, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको ना मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने देंगे, ना हम इसको किसी और तरह से अपनी लीडरशिप को चमकाने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका से जब भी हमारी करीबी ताल्लुकात हुए, पाकिस्तान मैदान जंग बना है। पहले ज़ियाउल हक ने, आपका पॉइंट मेरे पास तलत साहिबा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ुर रहमान साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट हम है। फैज़ साहब ये बात कर रहे थे कि वो बहुत सर्टन फोकस्ड हैं कि बिज़नेस की बात उन्होंने करनी है, और तलत साहिबा ये बात कर रही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ दुश्मन इतने खड़े किए हैं यूरोप में कि उनके लिए चीज़ें इस दफ़ा यूरोप के साथ आसान नहीं होगी, और एक बैड ब्लड काइंड ऑफ कायम हो गया है। उसको क्या वॉश आउट करने में कामयाब डोनाल्ड ट्रंप होते हैं या नहीं, इस इक़्तिदार में ये देखना भी बाकी। वक्त हो गया ब्रेक का, दीगर अहम इशूज़ पर भी बात होगी। वेलकम बैक। 16 दिसंबर 2024 ये वो दिन था जिस दिन अफ्रीकी मुल्क मॉरिटानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया। 44 पाकिस्तानी समेत 50 तारकीन वतन अपनी जान से चले गए। इस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि मराकश के समंदर में इन लोगों को रोक दिया गया और फिर वहाँ से इनसे मज़ीद तावान मांगा गया। अब चूँकि एक ह्यूज कार्टेल है, एक माफिया है बहुत बड़ा, आगे इनके फर्दर ग्रुप्स हैं जिनसे रब्ता हो गया, क्योंकि बीच समंदर में तो कोई उनसे बैठा हुआ नहीं था बात करने के लिए कि जिसने डायरेक्ट वो पैसा वहाँ से कहाँ से देंगे, कहीं से मंगाएंगे, फिर आगे यहाँ पाकिस्तान से जो एजेंट इनको भेजते हैं वहाँ तक रब्ता होता है, और फिर जो लोग होते हैं जो यहाँ से गए होते हैं उनसे वो रब्ता किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक रब्ता कराया गया और बोला गया कि जी मजीद इतने 40 लाख 23 लाख 25 लाख आपने देने, अगर आप नहीं देंगे तो आपके बंदों को मार दिया जाएगा। तो ये जिन लोगों को यहाँ से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए, पढ़ने के लिए, जिस भी लिए, वो अगवाकारी में बदल गया। ये पूरा मामला कुछ इस तरह का है। आज सुबह जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो होशुबा इंकशाफात किए गए उसमें बताया ये गया है जो आंखों देखा हाल जो बच जाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना तावान दे दिया, उन्होंने ये बताया गया है कि जिनका तावान नहीं आया उन लोगों को पहले उनके चेहरे पे हथौड़ा मारे गए, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर हथौड़े ज़रबे लगाई गई हैं और फिर उनको पानी में फेंक दिया गया है। ये गैर इंसानी अमल जो किया गया इन लोगों के साथ, ऐसे कई इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर लोगों का जाना ना तो बंद होता है। क्या सुहाने ख्वाब आखिरकार इन्हें दिखाए जाते हैं, क्यों वालिदैन अपने जवान बच्चों को भेज देते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हुकूमत जो इनिशिएटिव लिया था उसके बाद उसका आगे क्या हुआ। शुरू में एक लिबिया वाक़या हुआ, उससे पहले एक और वाक़या हुआ, कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई, लेकिन यूँ लगा कि जैसे मामला ठंडा हो गया है। क्यों ये मामला ठंडा हो गया है? क्या ये इतना बड़ा माफिया है कि ये हुकूमत के हाथ में नहीं आ रहा? क्या इसमें क्या
कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती? ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और उन मुतासरीन के रिश्तेदारों से, लवाहिकीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया क्यों ये रिवाज बढ़ता चला जा रहा है, रिवायत कायम हो रही है कि बच्चों को बाहर भेजना है और गैर कानूनी तौर पर भेजना है, इतना इतना पैसा लगाना है अगर, तो फिर लीगली क्यों ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता? हमारे साथ मौजूद है सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, एक्स FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेड हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसर अब्बास जिनके घर के 3 बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, क्या वहाँ माहौल रहा? एजाज़ अहमद हैं गुजरात से, सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कई ख़ानदानों से बात की है, उनसे भी जानेंगे कि ये क्या सोच थी, कैसे इन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया और फिर क्या रूहदाद है उनकी, वो भी जानेंगे। सबसे पहले कैसर अब्बास से बात कर लेते हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस सारी दुख की घड़ी में भी हमारे लिए वक्त निकाला। जानना ये चाहते हैं कि पता हमें ये चला है कि 3 बच्चे हैं जिनका ताल्लुक आप ही के ख़ानदान से है, हुआ क्या था? यहाँ से बच्चे गए, कितना पैसा दिया एजेंट को, फिर आगे क्या हुआ? बोल TV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारी आवाज़ को अवाम तक और गवर्नमेंट के आला अहदेदारों तक पहुँचाया। असल में ये 16 दिसंबर को सुबह 16 जनवरी को सुबह कॉल आई थी कि इस तरह एक कश्ती हादसा पेश आया मराकश में, और जिसकी वजह से पहले तो इत्तला थी 20 से 25 बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। बाद में वो जो मज़ीद इत्तला आती गई और उनमें अमवात में इजाफा होता गया। तो ये हमारे जो 3 गाँव हैं यहाँ पे जिला गुजरात में, ढोला, घुरको, जोड़ा, यहाँ से तकरीबन 12 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं वो इत्तलात हैं कि वो बच गए हैं, जिनमें से तकरीबन 9 से 10 की जो है वो डेथ हो गई है। मैं एक्चुअली इस रूट तक पहुंचना चाह रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी रकम दी जाती है घरों की जानिब से, क्यों कोशिश नहीं की जाती कि इन बच्चों को लीगली भिजवाया जा सके? क्या कहा जाता है एजेंट की जानिब से, क्या बताया जाता है आपको कि कैसे बच्चे वहाँ पहुँचेंगे? जी, ये तो एजेंट जो थे वो तो यही कह रहे थे कि इन बच्चों को बजरिया हवाई जहाज ट्रेन पहुँचाया जाएगा, लेकिन बाद में इन बच्चों को तकरीबन ये ईद उल अज़हा वाले दिन पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए थे मोरितानिया, और उसके बाद मोरितानिया तक कैसे पहुँचेंगे बच्चे? ये बच्चे बाई एयर ही गए थे यहाँ से। अच्छा, वहाँ मोरिटानिया में लैंड किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बच्चे वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 6 से 7 माह बनते हैं वहाँ पे ही थे, और इसी इंतजार में थे कि क्योंकि जज ने जो वादा किया था वो तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन का कहा था कि आपको ट्रेन। तो आप लोगों को पता था कि वहाँ आगे से इन्होंने ट्रेन पे जाना है या कैसे जाना है? कश्ती की कोई बात हुई थी? ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, क्योंकि जो इनके लवाहिकीन है वो तो यही बता रहे थे कि ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं इनसे की थी। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए कि इब्तदाई तौर पर कितने पैसे, फिर बाद में कितने पैसे मांगे गए? ये तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी, और जिनमें से मेरा ख्याल है 25-30 लाख जो है वो एजेंट ने ले लिए थे। ठीक है, और कुछ रकम अभी बकाया थी। कुछ अभी बकाया थी, यानी मजीद पहले कितने पैसे बोले हुए थे कि शुरू में इतने दे देने आपने? मैं जानना ही चाह रही हूँ कि पहले से आप लोगों को पता होता है कि इतने लाखों आपने देने? जी, पहले इनकी ये 40 लाख में डील कंफर्म हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो 30 लाख मेरा ख्याल है, तकरीबन किसी का 25 लाख है, किसी का 30 लाख है। ठीक है, 40 लाख बताया गया था, फिर यहाँ से कोई 30 लाख देकर गया, कोई 22 लाख देकर गया, और फिर आगे इंस्टॉलमेंट्स में आप लोगों ने पैसे आगे दे देने थे। इजाज़, मुझे बताइएगा कि दीगर लोगों से भी आपकी वहाँ पर गुजरात में और छोटे बड़े गाँवों में आपकी बात हुई होगी, क्यों पंजाब से इतना रुझान है कि अपने बच्चों को बाहर मुल्क भेजना है? क्या ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है? क्योंकि ऐसे घराने भी हैं, जब मैं खुद भी बात कर रही थी तो ऐसे घराने भी हैं जो कि वेल ऑफ हैं, उनके यहाँ पर ज़मीनें हैं, उनके कारोबार सेट हैं। ये सूरत हाल कुछ इस तरह है। बिल्कुल पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है या कारोबार का या किसी जॉब का ना मिलना, ये एक मसला जरूर है।
लेकिन एक मसला जो यहाँ पे हमारे खुसूसन पंजाब और पंजाब की भी जो हमारा रीजन है, गुजरात, मंडी बहावलदीन, गुजरांवाला, यहाँ पे अब अक्सरियत जो है हमारे इन देहात के अक्सरियती देहात ऐसे हैं जहाँ पे हर घर से कोई ना कोई एक आध बंदा जो है वो यूरोप में मौजूद है, जिसकी वजह से उसके जो वाशी हालात हैं वो बेहतर हुए हैं और उनकी जिंदगी में आसूदगी आई है। और ये एक बड़ा एलिमेंट है इस सारे सिनेरियो में कि वो देखा देखी भी नौजवान जो हैं वो ये समझते हैं और फिर इनके वालिदैन भी यहाँ पे जब ये इस तरह के हादसा होते हैं तो फिर वालिदैन कहते हैं जी बच्चे ने जिद कर दी। सज्जाद मुस्तफा, ये बताइएगा कि इस सारी कैसे रोका जाए? इब्तदाई तौर पर तो हमने देखा जब पहला वाकया अभी 1.5 महीने पहले रिपोर्ट हुआ था, फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई गई और वो देखेगी सारे मामलात को, लेकिन फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फेड हुई हैं। अभी फिर से कमेटी गई है, अभी बहुत मुतहर्रिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन बीच में ये एक बड़ा नेटवर्क है ना, इसको बड़ी कोशिश चाहिए इसको पकड़ने के लिए। देखें, जो पहली कमेटी बनी साल पूरा उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पड़ी रही, उस पर कुछ नहीं हुआ और साल के बाद 30-40 लोगों को डिसमिस कर दिया वन शॉट। अब उसमें मैं नहीं समझ सकता कि सारे के सारे जो थे वो 100% उनको डिसमिसल बनती थी। अच्छा, इसकी कितना 35-40 का एक ही जैसा कसूर तो नहीं हो सकता। तो क्या फेस सेविंग के लिए किया गया फिर उन्हें? नेचुरली जब प्रेशर आया तो फिर वो स्केप गोट कुछ को बना लिया गया और कर दिया गया। अच्छा। लेकिन मैं दरअसल यह है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि अगर एक साल पहले रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता तो शायद आज ये हालात ना होते। और तो फिर क्या होना चाहिए था सज्जाद साहब? करना क्या चाहिए था? 1 साल पहले उसके बाद क्या होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो जितनी पहले कश्तियां डूबी उसमें जो लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठे, क्या उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई? उनके मुल्जमान को जो है सजा हुई नहीं हुई? किसने चेक करना? उसके बाद देखें कि और अगर जान चली गई है या उनकी लाइफ एट रिस्क थी तो उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट बनती है। इम्प्रिजनमेंट तक लाइफ भी बनती है, लाइफ डेंजर हो गई तो डेथ पेनल्टी भी आती है। तो क्या उनको ये हुआ? अच्छा, ये पहला का है कि कमेटी हमारी गई है और सीनियर पुलिस अफसर गए हैं, FI अफसर गए हैं और वो जाके उसकी जो विक्टिम्स हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहां से जो ग्राउंड रियलिटी जो है उसको असेस कर रहे हैं। वो अपनी कोई रिपोर्ट देंगे, अगर उसको कोई पुलिस अगर उसको इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया तो उसका नेचुरली बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन जो पीछे होता रहा वो इस तरीके से उसको हैंडल नहीं किया गया। तो ये जो कहा जाता है कि इनको नहीं पता होता लोगों को कि ये इलीगली जा रहे हैं, क्या ऐसा ये ट्रुथ है या डर क्यों होता है? फिर सारा पता होता है, मिलके जाती हैं। अगर देखें, अगर जब ये जा रहे हैं तो उनको पता है कि उनका रेलेवेंट कंट्री जहाँ यूरोप में जा रहे हैं वहां का तो वीजा नहीं है। अगर वहां का वीजा नहीं तो रास्ते में कहाँ से मिलेगा? तो जा तो इलीगल तरीके से रहे हैं। सही, तो ये अवेयरनेस होती है। भले उनका यूएई का वीजा हो, सऊदीया का हो, लेकिन उनको एंड जो डेस्टिनेशन है उसका पता है कि उनके पास वीजा नहीं होगा, उन्हें इलीगल जो रास्ता अपनाना है। लेकिन अभी जो है कि ये पेरेंट्स का, उनके फैमिली का काम है कि वो FI के पास जाएं और रियल स्टोरी बताएं। अभी भी FIA के पास जाएं, सजाद साहब ये कह रहे हैं कि जाएं और FIA के पास जाकर जैसे ही आपको फर्स्ट कांटेक्ट पे पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ क्या बीत रही है, FIA के पास जाएं और उनको बताएं, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैसा चला गया और जो बच्चे के लिए आपको डर है कि आपने इलीगली ये काम आगे बढ़ाया है, वो एक सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि FIA के पास जाकर खुद इन्फॉर्म किया जाए कि ये चीज़ें हो गई हैं। और चूँकि ये इलीगली बच्चे जा रहे होते तो डर और खौफ इनको ये होता है कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए मज़ीद पैसे लिए जाते हैं और वो उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि जिस तरह इस तरह के होशरुबा इंकशाफात हुए कि बच्चों के पैरों पर, उनकी टांगों पर हथौड़े मारे गए और फिर नौजवानों को फेंक दिया गया और इस तरह से कई जानें ज़ाया हुई हैं। अब देखना ये कि हुकूमत सीरियसली इस मामले को आगे तो लेकर चल रही है, आगे क्या होता है, क्या पेशरफ्त इन गिरफ्तारियों के बाद, रेड नोटिस के बाद कहाँ तक ये मामला जाता है। वक्त हुआ ब्रेक का, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है? क्या अगले हफ्ते कोई इम्कान है कि एक और मुज़ाकराती दौर हो सकता है और कमेटियां क्या तय करके सामने आएंगी?
इससे पहले जब राणा सनाउल्लाह साहब ने बताया तो उन्होंने कहा कि जी 9 मई के जो गिरफ्तारी हैं उनके लिए तो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, उसमें कोई रियायत नहीं हो सकती है। साथ ही हम देखते हैं कि नून लीग का एक धड़ा बार बार ये बात कर रहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फिर जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के जो मुतालबात रिटन दिए गए थे, जिसको टीओआरस का नाम दिया गया और कहा गया कि जी टीओआरस तो हम देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि कब दिए जाने हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि तसलसल आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसकी कोई शक्ल सूरत बन रही है, ये अभी कोई वाज़ेह होती हुई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोकेल साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के अजहर सिद्दीकी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने तज्जिया के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो पीटीआई का मौक़िफ़ अजहर साहब आपसे जान लेते हैं, ज़रा ये बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए हैं उनको राणा सना साहब कह रहे हैं कि एक तो जुडिशल कमीशन नहीं, 9 मई के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और फिर इससे पहले जो तीसरा दौर हुआ था उसके बाद जो उन्होंने प्रेसर की थी, उन्होंने क्लियरली कहा कि पीटीआई ने भाई हमें कोई डिटेल्स नहीं दिए, कोई डाटा फराहम नहीं किया, जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी एफआईआर्स, वीडियोस, आप बताएं कि आप कैसे साबित करना चाहते हैं कि ये गिरफ्तारियां गलत अमल में आई हैं। सो वेयर इज पीटीआई स्टैंडिंग? क्या आपकी जानिब से वो टीओआरस दिए गए हैं? आप क्या अब अगला दौर जो होगा उसमें किस सोच के साथ एंटर हो रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं एक आम सादा सी जुबान में बताता हूँ कि जब जुर्म जर्द हुआ ना तो वो एफआईआर दर्ज होती है, उसके लिए साबित करना जरूरी नहीं है कि ऐसा वाकया हो गया या ऐसा वाकया हो गया। उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और हम कब पर्चा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, और ये शायद वो गलत फहमी में है, वो कानून शायद पढ़ा नहीं है। मॉडल टाउन सानिया में जुडिशल कमीशन बना, एफआईआर हुई, इस तरह से हुए मामले कोर्टों में चले और चल रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो उसमें एविडेंस कलेक्ट होती है, जो मटेरियल बनता है, वो एविडेंस कानून शहादत के तहत एविडेंस के तौर पर पेश नहीं होता। मकसद क्या होता? मकसद ये है कि 9 मई का वाकया हुआ, ये क्यों हुआ? अगर हो गया है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम पे इल्जाम है, वो आपने देख लिया मिलिट्री कोर्ट की, अभी तक मिलिट्री कोर्टों में जो सजाएं दी हैं, कोई एविडेंस सामने आई, कोई फैसला सामने आया? जहां तक 9 मई के हवाले से बाकी अदालतों में मामला चल रहे हैं तो वो 4 वर्जन आ चुके हैं। अब हम पे इल्जाम है वो अभी तक नकाब पोश या बाकी लोगों के हवाले से नहीं आया। फिर और बड़े अहम सवाल हैं कि जमान पाक से निकले 3-3.5 घंटे बाद वहां पहुंचे, फिर पूरे मुल्क में जहां जहां हुआ एक ही दिन में बड़े प्लान के साथ ये सारे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऐसा किया। वो जो यंगस्टर्स आए हैं जिनके सारे चैनल्स के ऊपर जिनकी फुटेजेस चलती रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें फलां वजीर ने या फलां रहनुमा ने कहा था कि वहाँ आना, और फिर हम उसके कहने पे वहाँ आए, और फिर वहाँ हमें कहा गया कि तुमने जी जो हेडक्वार्टर्स है उस पर ये करना है या वो करना है, तोड़ फोड़ करनी है, और उसी की बिहाफ के ऊपर फिर जो अहम रहनुमा है उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई, और फिर उनके बयानों के ऊपर उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई, वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि जी कारकुन है। कुछ को कहा, कुछ तो कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दिए गए। तो ये जो ऑन रिकॉर्ड वीडियोस आई हैं उसके काउंटर में पीटीआई ने क्या दिया? अच्छा देखिए, पहली तो बात है कि ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सारे उन लोगों की हैं जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल हुआ, यानी जो ट्रायल में एविडेंस हुई है वो तो सामने आई नहीं, जो ट्रायल में फैसला हुआ वो सामने आया नहीं। और इस तरह की देखे ना, फिर तो पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान 1973 को, कानून शहादत को, अदालती निजाम को एक तरफ रख के ऑडियो वीडियो के ऊपर जो फैसला होगा, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसी के मुताबिक सजाएं सुना दी जाए। कैपिटल हिल में आप बड़ा बातें होती थी ना, तो कैपिटल हिल में आते ही एग्जेक्टिव ऑर्डर से डोनाल्ड ट्रंप ने 1500 लोगों को निकाल दिया। हम कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि ये दोनों वाकया, यानी मजम्मत करते हैं 9 मई का वाकया जो हुआ है, लेकिन 26 नवंबर वाले वाकये वाले दिन में जितनी शहादतें हुई हैं वो तो आपको पता है, इस्तगासा अपनी जगह दायर हो चुका हुआ है, इस्तगासा कोर्ट में चला गया हुआ है। लेकिन हम तो बात वो कर रहे हैं कि देखे ना, क्या मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि एहतजाज करिए, हम पुरतशद्दुद। अगर हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर रियायत नहीं आती है, पीटीआई क्या सोच रहा है? आर दे गोइंग टू गेट इन द डायलॉग फर्दर? क्योंकि आपका तो फर्स्ट मुतालबा ये है ना कि जो 9 मई या इसके अलावा जो 26 नवंबर की गिरफ्तारी है, आपने उनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, हमने तो बड़ा बेहतरीन कार्ड खेला है और गवर्नमेंट फंस गई है। अगर जुडिशल कमीशन बनाती है दोनों वाकयात के अंदर तब फंसती है, नहीं बनाती तब फंसती है। कि ये जो कहा गया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग में यकीन नहीं करती, तो डायलॉग में आ गया
फिर उन्होंने बहाना बनाया तहरीरी तौर पर लिख के दे, तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया, उसमें किसी जगह भी इमरान खान की रिहाई का तस्करा नहीं है, सियासी कैदी, और हमने कोई रिहाई नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो एग्जेक्टिव जो काम कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, और हमारा मकसद ऐसा कोई नहीं है कोई फेवर लेने का। शावरत तो उस पे भी हुई थी, शावरत तो उस पे भी हुई थी, कई इजलास आगे चले गए, उसमें कई अहम प्लेयर्स थे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस पर कादिर मंदोखेल साहब का भी ले लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। फंसा दिया है हुकूमत को, पीटीआई अपना मौक़िफ़ दे रही है, अजहर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हमने हुकूमत को फंसा दिया है। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत फंस गई है? इसके अलावा उनके पास बयान क्या है? इसके अलावा वो कहते हैं ना कि मैं तो मांगने नहीं आया हूं पर मजबूरी है, वो डायलॉग तो मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा पाकिस्तान में। ये बार बार ट्रंप ने जब आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 1600 लोगों को रिहा कर रहा है, तो ये तो वही मांग रहे हैं, मगर हम वो बात नहीं करते। साथ में ये भी कहते हैं मैं मजबूरी है मगर मैं मांगने नहीं आया हूं पर मजबूरी है, वो वाला डायलॉग हो गया। और फिर इनकी जो साबिक तर्जुमान है या इनका जो थिंक टैंक के चेयरमैन है रऊफ हसन साहब ने तो सारी मीडिया पे ये बात कह दी है कि हम तो चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खान और कैदियों को रिहाई हो जाए। अब ये कहते हैं खान नहीं है, तो जो तहरीर में आपने लिख दी वो कैदी लिख दे, तो कैदी तो खान भी है और सबसे आपका वली। लेकिन कादिर साहब आपको नहीं लगता कि वो जो पहले बात की जा रही थी कि जी डील चाहिए डील चाहिए डील चाहिए, 190 मिलियन केस हुआ, उसमें बानी पीटीआई को सजा मिल गई, और फिर कई फैसल वाडा साहब ने बोला कि अब देखिएगा इन्होंने मुकर जाना है, ये नहीं आएंगे मुज़ाकरात की जानिब और मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पीटीआई तो लग रहा है कि कंसिस्टेंटली मतलब इंटरेस्टेड है कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, और फिर उन्होंने अपने बहुत सारे अहम मुतालबात पीछे भी छोड़े हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क के वसी तर मफाद में छोड़े, तो फिर मांग तो नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल जो वेव है उस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, साथ जाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी गुफ्तगू से ये आज जो मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे ये भी किसी की हिदायत पे बैठे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी अपने लोगों ने कहा, इनके कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ और कई शो पे कह चुका है। ये जो मुंह खोल के बैठे हुए भीख मांगने के लिए, इसको मैं एनआरओ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अजहर सिद्दीक साहब खुद वकील है, तो ये अदालतों को ताले लगा देते हैं। फिर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अपने आप को और खान को रिहा कर दो, और ये जो आप बता रहे हैं ना कि इसने मुल्क के वसी तर मुफाद में सारे मसले छोड़ दिए, वसी तर मुफाद नहीं है। आपको पता है इनका नारा था शहरियार अफरीदी का और शंदाना गुलजार साहिबा का कि खान है तो पाकिस्तान है। ये खान से आगे खान के पीछे कुछ नहीं देखना चाह रहे। ये कह रहे भाई एक शख्स हो, आप मुझे बताओ, ये कैदियों की बात कर रहे हैं, क्या शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड पे नहीं है कि हमसे मिलने कोई नहीं आ रहा है? क्या वो जो कैंसर की पेशेंट है यास्मीन राशिद साहबा, इनके पास कोई गए मिलने के लिए? क्या वो जो उमर चीमा साहब इनके गवर्नर थे मिलने को आया गया? इस तरह हजारों जो लोग हैं इनके, चाहे जेलों में बंद है, तो वो आए, किसी के पास नहीं है। इनको तो वन पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा कर दो, अमेरिका हमारी मदद कर ले, खान की रिहाई आजादी दिलाए, फिर खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के फिर पाकिस्तान को अमेरिका से आजादी दिलाएंगे। ये इनका मंजूर है, वन पॉइंट एजेंडा है। अब आप जितना मर्जी घुमा दें। और फिर मैं ये भी कहूंगा, जो मसौदा की आपने बात की है, क्या रऊफ हसन साहब की बात रिकॉर्ड पे उसने नहीं कही? ये तो मसौदा ही हमारा है। क्या गौहर खान साहब ने मौलाना साहब के साथ जो मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा कि मसौदा ठीक है, हम तो सिर्फ खान से परमिशन ले। जब ये खान के पास गए जेल मिलने के लिए, उन्होंने तो दी इसकी मोटी मोटी गालियां, तो तुम क्या लेके आए हो? फिर ये मुकर गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, मैं लिख ले, मेरे पेन कागज उठा लो, ना तो कमीशन बनेगा ना इनको एनआरओ मिलेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दोनों चीजें। आप मैं लिख लो, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं, इनको 28 तारीख को भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अजहर सिद्दीक साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। मुझे ये बताएं, जो अभी तक एक वाइब आ रही है आप लोगों की, तमाम तर जो पीटीआई के मुज़ाकरात, पीटीआई की जानिब से जिस तरह से चीज़ें आगे लेके जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर जुडिशल कमीशन नहीं तो कुछ नहीं। राना सना साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन कांट हैपन। पीटीआई क्या करेगी अब? अच्छा देखिए, पहली तो बात है, हम कोई पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो एनआरओ मांग रहे हैं।
या हम क्यों MQM है। तारीखी तौर पर तो आपको पता है ना, जो NRO लेते रहे हैं, बाकायदा कानून पास हुए, बाकायदा हम सब ने देखा कि एडवांटेजेस लिए। अब ये थोड़ा है हम अपना नवाज शरीफ की तरह बैठकर डिले करें। अब तो रिकॉर्ड के ऊपर हम थोड़ा कहते थे, ये तो जनाब असफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मोदी का जो यार है, गद्दार है, पेट फाड़ के निकाल के छीन के करप्शन, यानी हम ये सारा कुछ सुनते रहे हैं, हम तो देखते नहीं रहे। आप नीड टू टेक एन आंसर कि PTI इज गोइंग टू गो विदाउट जुडिशियल कमीशन। अगर नहीं आगे जाता ये मामला तो क्या यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने एक मौका दिया और बड़ा आसान मौका दिया। हमने कौन सा कह रहे, जो हमने तो देखे ना इलेक्शन वाले मामले कोर्टों के अंदर है, हमने कहा इलेक्शन वाले मामले देखेंगे, फॉर्म 45-47 कोर्टों में देखेंगे। हम तो बड़ा सीधा सा मामला, और ये जुडिशियल कमीशन ने किसी को सजा नहीं दे देनी है। जुडिशियल कमीशन ने तो हकायक लेके आने और आइंदा वाले वक्त में, और या तो जुडिशियल कमीशन बनते ना रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सियासी बलूगत खत्म हो गई है, अब तो लूट मार रह गई है। पिछले 2.5-3 सालों से बता दें आप, क्या मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्योंकि जो PTI के बारे में बात की जा रही है कि बानी PTI को चूंकि अब सजा हो गई है तो पीछे हटेगी PTI। तो अगर आप जुडिशियल वाले मामले से, जुडिशियल कमीशन वाले मामले से हट जाते हैं और कमीशन वाला मामला हुकूमत की जानिब से आगे नहीं बढ़ता तो फिर डेडलॉक आ जाएगा। दोबारा दोहराइए। हमने मुज़ाकरात की देखिए ना, हमने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया था कि सजा होती है, नहीं होती, मुज़ाकरात होंगे। ये है ना कि PTI सिर्फ टाइम गेन कर रही है, सिंसेरिटी नहीं है डायलॉग में। उसका जवाब मैं जानना चाह रही हूँ। करते रहेंगे हम, लेकिन हमें देखे ना, हमें टाइम गेन करके क्या मिलना है? हम तो टाइम देखे ना, इन्हें चाहिए कि हर रोज करके फैसला करके खत्म करें। टाइम हम गेन काम कर रहे हैं, टाइम गेन तो गवर्नमेंट कर रही है। कभी तहरीरी मुतालबा दे दे, कभी हमने देखना है, कभी अटॉर्नी जनरल बैठेगा, कभी वजीर कानून बैठेगा। कादिर साहब, मुझे अब बताएं कि क्या एक अखज़ किया जाए इससे कि एक तरफ जैसे कह रहे हैं अजहर साहब कि भाई हमारी तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मिलना मिलाना है या जो भी कुछ है, या हमने उनसे जाके बात करनी है और जो बात हुई है वो वाज़ेह है, फिर क्या है? देखिए मैं ज़बानी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपनी पार्टी का कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल की बात को डिनाई करते हैं तो उससे आगे मैं क्या बोलूँ? अगर ये पार्टी का जो साबिक स्पोक्समैन है उनकी बात को डिनाई करेंगे रऊफ हसन को, तो मैं क्या कह सकता हूँ? और ये जो बात आप कर रही हो, क्या आपने पिछले 1.5-2 साल से नहीं सुन रहे कि एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं? क्या आपने पिछले 1.5-2 साल से नहीं कहा कि ये चोर है, डाकू, इनसे हम बात नहीं करेंगे? अब क्यों कर रहे हैं? क्या अब जो पहले इनकी नजर में हम चोर डाकू थे, अब हम फरिश्ते हैं इनकी नजर में, जो कि हम पे तो एक देला साबित नहीं हुआ। इनका बानी तो चोरी के केस में सजा याफ्ता बैठा हुआ है, हम पे तो जो इल्जाम लगा रहा था उसमें तो टक्का भी साबित नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं गौहर खान की मुलाकात तो बता दी है, वो तो एक हफ्ता वो भी छुपा है, खुद गौहर खान ही छुपा है। गौहर खान साहब ने खुद मुलाकात का छुपाया है, खबरें गर्दिश कर रही थी, खबरें बाहर आने लगी तो उसके बाद गौहर साहब ने तस्दीक की जी कि हाँ उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी आ गया कि भाई क्या जो मुलाकात उसमें क्या गुफ्तगू हुई है। अज़हर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादिर मुंतखिल साहब आपने भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। अब देखना यह है कि जो इम्कानात अगले हफ्ते ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि चौथा दौर होने जा रहा है, उसमें क्या डिसाइड होता है। क्या जुडिशियल कमीशन के ऊपर कुछ पक्की लिखत पढ़त हो जाती है, क्योंकि हर बात बोली जा रही है कि रिटर्न में आने चाहिए। इसके साथ ही तज्जिया का वक्त भी हो गया है खत्म। मुलाकात होगी आपके साथ अगले शो में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।